आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का 5वां अध्याय भाग 2 भू संसाधन और कृषि का सेफ्टी क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? भारत विश्व का लगभग 22% चावल उत्पादित करता है। भारत में फसल का गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है? फसल गहनता सकल बोया गया क्षेत्र निवल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुना 100। भारत विश्व में अनाज के उत्पादन में कौन से दो देशों के बराबर तीसरे स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। भारत में कितनी फसलें ऋतुएं हैं, उनके नाम क्या हैं? भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी, जायद। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कितनी फसलें लेते हैं और तथा उनके क्या नाम हैं? पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस, ओमान, बोरो कहा जाता है। भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? गेहूं मैक्सिको, चावल फिलीपींस। किस ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती है? उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जून, सितंबर, अक्टूबर। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? उत्तर उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्रकटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली भूमि चाय के लिए अच्छी मानी जाती है। बंजर व व्यर्थ भूमि का अर्थ स्पष्ट करें। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र आदि बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है। हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता था? नरमा। हमारे देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में चाय की खेती सबसे पहले कब और कहाँ शुरू की गई? भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू की गई। लघुत्तरात्मक प्रश्न। भारत में भूमि उपयोग के किन्हीं 6 वर्गों का उल्लेख कीजिए। भारत में भू उपयोग, वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, बंजर और व्यर्थ भूमि, अस्थायी चारागाह, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन। फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारतीय कृषि को 2 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक की 2 विशेषताएं लिखें। सिंचित कृषि, वर्षा निर्भर कृषि। सिंचित कृषि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना, कृषि योग्य क्षेत्रों को बढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन। वर्षा निर्भर कृषि यह उन प्रदेशों तथा सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। यह पूर्णतया वर्षा पर निर्भर होती है। उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र कृषि में बांटते हैं। भारत में 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। प्रत्येक फसल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। उत्तर भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें असम चाय, असम, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु। कहवा कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार गंभीर समस्या में से एक है? किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। भूमि संसाधन का निम्नीकरण सिंचाई तथा कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न की समस्या है। यह समस्या सिंचित क्षेत्रों में भयानक है।
कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल क्रांतता, लवणता, मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग में मृदा में जहरीले तत्वों का संकेंद्रण हो गया है। उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं, जिससे जल द्वारा मृदा अपरदन एवं वायु अपरदन जो प्रायः मानवकृत हैं। शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: शुष्क भूमि कृषि यह कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन कृषि क्षेत्र में आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियाँ अपनाई जाती है। इन कृषि क्षेत्र में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि उगाई जाती है। आर्द्र भूमि कृषि, इस कृषि में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार की कृषि के प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं, अतः आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के उपयोग की कोई विधि नहीं अपनाई जाती। इन कृषि क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जोट, गन्ना आदि। भारत में कृषि ऋतुओं का वर्णन कीजिए। भारत में निम्नलिखित 3 कृषि ऋतुएं होती हैं। पहला, खरीफ ऋतु। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण है। यह ऋतु जून माह से प्रारंभ होकर सितंबर माह तक चलती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जोट, अरहर आदि की कृषि की जाती है। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर गेहूं, चना, तोराई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि की जाती है। जायद एक अल्पकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, चारे की फसलों की कृषि होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न: छोटी कृषि जोत और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भारतीय कृषि की 2 मुख्य समस्याएं किस प्रकार है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि की 2 प्रमुख समस्याएं: छोटी कृषि जोत। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि जोतों का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। लगभग 60% किसानों की जोतों का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है। अगली पीढ़ी के लिए इसके और भी हिस्से हो जाते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। ऐसा कृषि जोत पर केवल निर्वाह कृषि ही की जा सकती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण कृषि की एक अन्य गंभीर समस्या है। इससे लगातार भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर है जहां सिंचाई की जाती है। कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग लवणता, क्षारता, जलक्रांतता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के कारण भी भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं: अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाधाएं, ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों की कमी, छोटे खेत, विखंडित जोत, अत्यधिक रसायनों व उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई साधनों की कमी। अगला क्वेश्चन: भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जित थी, जिसके अंतर्गत किसान बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही फसलें उगा सकता था। इस अवधि में सूखा, अकाल आम घटनाएं हुआ करती थी। लोगों को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, जिनका उद्देश्य निम्नलिखित है: व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों की कृषि को बढ़ावा देना, कृषि गहनता को बढ़ाना, कृषि योग्य बंजर तथा पड़ती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना,
केंद्र सरकार ने 1960 के गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ किया। गेहूं चावल की अधिक उपज देने वाले बीज भारत में लाए गए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार एवं उनका विकास किया गया। इन सब के संयुक्त प्रभाव को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की क्या भूमिका रही, वर्णन कीजिए। भारत में 1960 के दशक खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध कराई गई। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए, जिससे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में खाद्यान्नों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति की निम्नलिखित विशेषता है: उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि मशीनें। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। देश की कुल श्रमिक शक्ति का 70% भाग कृषि का है। देश की कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है। कृषि से कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपास उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है। लगभग 110 करोड़ जनसंख्या को भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की एक विधि है। साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए मुख्य विशेषताएं बताओ। भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: भूमि संपत्ति, साझा संपत्ति संसाधन। निजी संपत्ति पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व या कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है, जबकि साझा संपत्ति सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि साझा संपत्ति संसाधन में आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें अधिक भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इनका विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी नहीं की होती। सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र, अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण हैं। धन्यवाद। ज्योग्राफी का 5वां अध्याय समाप्त हुआ।